हेलो, नमस्कार। स्वागत है सभी का। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम 15 अगस्त 2020 में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और क्यों वो भी क्योंकि यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आज के दिन ही हम विदेशी गुलामी से स्वतंत्र हुए थे। और विदेशी जो गुलामी थी, यानी कि हम जो ब्रिटेन एक देश था और हम उस देश के आधिपत्य में रहे थे। और ब्रिटेन से जो भी ब्रिटेन हमारे देश पर 250 वर्ष तक राज किया। और वहाँ से आने वाले जो अधिकारी थे, यानी कि जो मुट्ठी भर जो लोग थे, वे आए और उन्होंने 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और जैसे कंपनी आना कोई एक मामूली सी बात है और भारत में आकर निवेश करना, जैसे कि आज भी मोदी जी कहते हैं कि भारत में आइए निवेश करिए। तो इस प्रकार एक ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और ये कंपनी कुछ चुनिंदा जो चापलूस आदमी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही जो संकीर्ण सोच के जो व्यक्ति होते हैं, उनके आधिपत्य में उनकी जो सोच थी, यानी कि उन्होंने देखा कि जो भारत में जो छोटे छोटे जो देसी राजा है वो आपस में लड़ रहे हैं। और उनके जो लड़ने का फायदा उठाकर कंपनी ने जो भारत का सबसे जो समृद्ध जो एरिया था, वो बंगाल, हम सभी जानते हैं, उस सबसे पहले उस जो राज्य में अपना जो पैर जमाया। 1765 ईस्वी में जो बंगाल की संधि हुई। और इस 1765 में ही अंग्रेजों को सबसे पहले बंगाल की दीवानी मिली। बंगाल की दीवानी मिलने के पश्चात ही अंग्रेजों ने अपना पैर पसारना शुरू किया। हम सभी जानते हैं कि बंगाल भारत का एक ही बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली एरिया था, जहां पर बड़े बड़े जो हमारे जो साहित्यकार हुए, राजनीतिज्ञ हुए, और बहुत ही जो अच्छे अच्छे जो व्यक्ति थे, यानी कि उनकी जो जन्मभूमि भी बंगाल रहा। तो वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका लक्ष्य भारत में आने का यही था कि व्यापार शुरू करना। और 1600 ईस्वी में ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई। और इसने ही अपना एक जो 1601 ईस्वी में अपनी एक कंपनी की आधारशिला रखी। और ये जो कंपनी का जो आधारशिला उन्होंने रखी, हुगली नदी के किनारे पर जो अपना रेजिडेंट बनाया। तो उन्होंने वहाँ पर आकर, यानी कि ऐसा स्थान बनाया जहाँ पर जो अंग्रेज जो अधिकारी थे वहाँ पर आकर जो अपना जो रहने का जो स्थान उन्होंने डिसाइड किया, वहीं आकर उनका जो स्थायी निवास बनाया। और यही छोटी सी कंपनी का लक्ष्य भारत में व्यापार करने का था। और फिर देखा कि चारों तरफ की भारत की तरफ जो भारत के जो छोटे छोटे राजा हैं, देशी राजा हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और किस प्रकार उनके अंदर जो चापलूसी अपनाकर और इस तरह से भारत पर अधिकार किया। और ये सभी अधिकार उन्होंने जो पश्चिम बंगाल, हम सभी जानते हैं, तो वह ये बंगाल में आए। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने अपनाते चले गए। और सबसे पहले 1765 में जो बंगाल की संधि हुई, इसके पश्चात 1799 में उन्होंने जो मैसूर का जो सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ टीपू सुल्तान, उसको भी मार गिराया। और इस तरह से कंपनी ने अपना जो कार्य जारी रखा। और इस तरह से जो बहुत सारी, जैसे 1757 में लैप्स की जो नीति अपनाई। और लैप्स की नीति का ये लक्ष्य उन्होंने यही रखा कि जो भी हम अन्य जो राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। और इसके अतिरिक्त जो 1857 की क्रांति, यानी कि लोग जो इस तरह के, यानी कि मुट्ठी भर जो अंग्रेजों की गुलामी को किस प्रकार सहते, और लोगों ने अपना जो प्रयास किया। और इस तरह से जो 1854 ईस्वी में जो भी कानून, जो कंपनी ने कानून जो बनाए, उससे जो अनेक जो राजा थे वो असंतुष्ट हो गए। और उसमें एक ऐसा एक कानून बना दिया गया कि कोई भी राजा
यदि उसकी जो अपनी संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे जो मतलब दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता। और इस तरह जो उसका जो शासन था वो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता। तो इस तरह से जो झांसी की रानी का हम जो ले सकते हैं उदाहरण, और तात्या टोपे और इस बहुत सारे महान जो क्रांतिकारी हैं। और सबसे पहला विद्रोह जो हुआ जो 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। और इसमें जो 1857 में जो हमारा जो उत्तरी जो एरिया था तो वहाँ के जो छोटे छोटे जो राजा थे वो लड़े, यानी कि कंपनी के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों ने उन्हें दबाने का प्रयास किया। और 1857 की क्रांति हम सभी जानते हैं कि मेरठ से शुरू हुई। और मेरठ में जब क्रांति की शुरुआत हुई और उस समय जो दिल्ली का जो राजा था तो उस समय जो हमारे जो बहादुर शाह जफर जो अंग्रेजों का जो आखिरी मुसलमानों का जो आखिरी जो राजा था तो उन्होंने जो क्रांति का आह्वान किया। और हम सभी जानते हैं कि जब जो हमारे जो अकबर था जो 1600 ईस्वी में जो अकबर सबसे जो शक्तिशाली जो राजा था उसने उसमें ये नहीं सोचा कि जो अंग्रेज है वो इतना बड़ा व्यवसाय शुरू कर देंगे और इस तरह लोगों को तोड़ने का प्रयास करेंगे और किस तरह भारत की जो जड़ें हैं उनको काटेंगे। और लोगों को इस तरह ये नहीं था। जब 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर जो भारत का जो सबसे जो वृद्ध जो शासक था और इस तरह लोगों ने आह्वान किया कि आप आदेश दीजिए और बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हो गए। और इसके अतिरिक्त जब 1857 की जो क्रांति शुरू हुई तो उसमें जो भी राजा अपना सर उठाने का जो प्रयास करता है, यानी कि राजा का मतलब है देश के छोटे छोटे जो देसी राजा जो भी क्रांति को दबाने का जो प्रयास करते रहे अंग्रेज, लेकिन जो भी राजा आगे आया तो उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे कुचलने का प्रयास किया। और झांसी की रानी का भी यही जो लक्ष्य था कि उसने जो अपना जो जिस तरह हम जानते हैं कि उनका जो कोई पुत्र नहीं था और इस तरह जो उनका जो राज्य है वो अंग्रेजों ने मिला लिया था तो वो भी अपना संघर्ष करी थी। इसी तरह तात्या टोपे जो था वो भी अपने संघर्ष कर रहे थे जो भारत की आज़ादी के लिए। और इस तरह से छोटे छोटे जो राजा थे उन्होंने विरोध किया। तो 1857 की क्रांति जैसे हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में ही ज़्यादा फैली और दक्षिण के जो राज्य थे इनके भारत के निचले वाले हिस्से तो उनमें इस क्रांति का जो प्रभाव था वो कम ही था। और 1857 की क्रांति यानी कि लोगों के असंतोष का बहुत बड़ा कारण थी, यानी कि लोग जो अंग्रेजी सत्ता के जो कार्य थे उनसे संतुष्ट नहीं थे। और इस तरह से 1857 का में जब क्रांति असफल हो गई थी 1857 ईस्वी में ही हम सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार थी लोगों का जो विद्रोह करने का तरीका था उनके असंतोष थे उनसे मतलब इतनी घबरा गई थी कि शायद ये लोग हमें अब यहाँ टिकने भी ना दे। और इस तरह से महारानी जो विक्टोरिया का जो शासन जब शुरू हुआ तो 1857 की क्रांति सफल तो नहीं हुई तो ये लोगों का मतलब असंतोष का कारण बनी। और इससे अंग्रेज समझ गए कि लोगों को जो दबाना सही नहीं है। और उस 1857 में ही 3 जो यूनिवर्सिटी बनाई तो बम्बई में बनाई गई और मद्रास और कलकत्ता 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई और लोगों को जो शिक्षा देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम सभी जानते हैं कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का जो शासन लागू हो गया, यानी कि जो इंग्लैंड से ही जो के राजा का जो शासन है यानी कि उसका आधिपत्य ही भारत में शुरू हो गया। और इस तरह से जो भारत से बना हुआ जो कच्चा जो माल था भारत का जो कच्चा माल अंग्रेज सरकार भारत से ले जाने का कार्य करते रहे और इस तरह से रेलवे पटरियां बिछाई गई। और इस तरह लोगों ने और विलियम जो बेंटिक जो आया जो उन्होंने जो भारत में जो असंतोष
लोगों में जो असामाजिकता की जो धारणा थी, उसमें भी विलियम बेंटिक जो उदार जो अंग्रेजी जो अधिकारी आया, तो उसने सती प्रथा का विरोध किया। यानी कि भारत में कुछ जो लोगों की जो संकीर्ण जो मान्यताएं थी, उनको उनसे हटकर जो पश्चिमी सभ्यता का जो उन्होंने योगदान दिया, और इसके अतिरिक्त रेल पटरियां वगैरह भी बनाई गई। और क्योंकि ये इसे बनाने का जो अंग्रेजों का लक्ष्य यही था कि वहाँ से जो माल है जो कंपनियों में तैयार होता था, वहाँ का माल बिना टैक्स के भारत में ले आना और सस्ते दामों पर बेचना, और जो भारत का जो बना जो सामान था वो जो बहुत ही मतलब कम जो कीमत में खरीदना। और इस तरह से जो लोगों का जो व्यापार था, उद्योग धंधे थे, सूती कपड़ा बनाने की जो टेक्निक थी वो भी बंद हो गई। और जैसे नील की खेती अंग्रेजों ने जो शुरू की, तो लोगों पर ये एक दबाव बनाया कि तुम्हें नील की खेती ही करनी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 10th क्लास के सिलेबस में है नील की क्रांति, किस तरह नील बनाया जाता और किस तरह लोगों पर ये प्रेशर डाला जाता था कि आपने नील की खेती, क्योंकि जो नील होता है वो बहुत ही महंगा बिकता है, और लोगों पर ये फोर्स किया गया कि नील की खेती की जाए। 10th क्लास में है ये सिलेबस, नील की खेती करना। तो किस तरह से उसको नील को जो निथारना और उसको साफ करना, और किस तरह जो एक व्यक्ति को पानी के अंदर खड़े होके जो नील जो बनाना, इस प्रकार का जो कार्य जो अंग्रेज जबरदस्ती जो करवाते थे। इसके अतिरिक्त जब महारानी विक्टोरिया का जो शासन शुरू हो गया, तो अंग्रेजों ने सोच लिया था कि लोगों की भावनाओं को ज़्यादा दबाना भी ठीक नहीं था, और इस तरह भारत में कुछ विकास के कार्य भी किए गए। और इसके अतिरिक्त जो हिंदी साहित्यकार थे, तो उन्होंने भी हिंदी भाषा में जो अंग्रेज सरकार की खूब आलोचना की। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब अंग्रेज राज सुखराज सजय सब भारी पैदल विदेश चली जाती है अखबारी, तो ये 1884 के आसपास की जो रचना है। और बहुत सारे जो राइटर थे, तो राधा कृष्ण दास जैसे भारतेंदु जो युग के, उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की, और अंग्रेजों की आलोचना करके बहुत सारे लेख जो प्रकाशित किए। और इस तरह से अंग्रेजों की जो चाटुकारिता पर व्यंग्य किए भारतीय लेखकों ने। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आए 9 जनवरी को, तो उन्होंने सबसे पहले आकर निरीक्षण किया कि लोगों को किस तरह दबाया जा रहा है। और उन्होंने जो चंपारण ईस्वी में जब आंदोलन चलाया किसानों के साथ मिलकर, तो ये महात्मा गांधी का जो सबसे पहला आंदोलन था। गोपाल कृष्ण गोखले जिसको राजनीतिक गुरु बनाया महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी जब भारत आए, तो उन्होंने जो भारत में आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लोगों की जो अपनी जो समस्याएं थी उनको सुनने का प्रयास किया, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी गए और इस तरह लोगों को इकट्ठा किया, और बहुत सारे आंदोलन चलाए, ऐसे योग आंदोलन भी चलाए, और इससे जो भारतीयों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। और इसी जो कड़ी में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, तो उन्होंने भी जो हमारे जो एससी थे, एससी वर्ग को, तो उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया। उनमें भी एक जन क्रांति फैलाने का जो कार्य किया, क्योंकि जन क्रांति एक वही जो व्यक्ति फैला सकता है जो जानता हो, यानी कि जिसके अंदर ज्ञान हो, वही व्यक्ति एक अपने ज्ञान को फैला सकता है। और इस तरह से लोगों, यानी कि जो भी पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपना अलग से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में पार्ट लिया, और किसी भी न किसी तरह से अंग्रेजी सरकार को दबाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने ऐसे योग आंदोलन भी चलाया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो आंदोलन जो चलाए, 1842 ईस्वी में जब जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और इसमें जो करो और मरो का जो नारा दिया गया, और लोगों को इकट्ठा होकर, यानी कि करो या मरो, तो इस तरह का नारा दिया गया। और
और वेवेल योजना आई और वेवेल योजना में फिर अगस्त प्रस्ताव जो पास हुआ और इसमें अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि हम जो अगस्त जो 47 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। और इस तरह से जो 14 जो अगस्त है उसको पाकिस्तान जो एक नए देश का निर्माण हुआ। और अगले दिन जब 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली। तो भारत और पाकिस्तान बनने के पीछे की भी एक लंबी कहानी है। तो 1930 ईस्वी के आसपास इकबाल ने एक नारा दिया। इसके अतिरिक्त रहमत अली जिन्ना जो पाकिस्तान यानी कि 5 राज्यों को मिलाकर, जिसमें हम ले सकते हैं कि पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान और 5 उत्तर पश्चिम जो हमारे जो पाकिस्तान, तो इसमें जो पूर्वी जो पाकिस्तान है, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में जैसे हम बांग्लादेश को ले लेते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान जो केवल पाकिस्तान के नाम से एक राज्य बन गया। हम सभी जाते हैं जी कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ करते थे, जो कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, तो इस तरह क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो एक ही था और बहुत सारे जो आंदोलन थे लाहौर के अंदर भी हुए और वहाँ के लोगों के अंदर जो यही जो भावना थी, जो सारी की सारी सीट थी वो जो आई तो वो मुस्लिम लीग की आई। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ए.ओ. ने की और एक आयरलैंड की एक महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, तो उन्होंने जो यानी कि भारतीयों को इकट्ठा होने के लिए आंदोलन चलाने के लिए का एक अधिकार मिल गया और लोगों ने इकट्ठा होकर अपना जो पक्ष रखा। और पक्ष रखने के पश्चात किस किस प्रकार की समस्या आई, यानी कि 2 प्रकार के जो दल हुए, गर्म दल और नरम दल। जो गर्म दल यानी कि क्रांतिकारी, जो इसमें बहुत सारे हमारे युवा हुए, इसमें हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम ले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे जो नेता थे जिन्होंने भारत के युवकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और उन्होंने जो क्रांति के पक्ष में उनका जो निर्णय था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारी जो लड़ाई है वो नरम जो हमारे तरीके उनसे नहीं मिल सकती और उन्होंने गर्म दल इस तरह से का मतलब साथ दिया उन युवकों को। और भारत से बाहर जाकर सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसका लक्ष्य था भारत को आज़ादी देना, क्योंकि भारत से बाहर रहने वाले भी बहुत सारे जो भारतीय थे वो भी यही चाहते थे कि जो भारत है वो आज़ाद हो। और इस तरह भारतीय युवकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। और जो भारतीय जो युवक थे उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस का जो साथ दिया। और चंद्रशेखर आज़ाद हम सभी जानते हैं जिसके नाम में ही आज़ाद है, वो एक ऐसे जो क्रांतिकारी हुए जो कभी पकड़े नहीं गए। और इस भारत की आज़ादी में न जाने कितने युवकों को अपना जीवन बलिदान 1913 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि एक ऐसे जुलूस पर अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने ऐसे लोगों पर के जुलूस पर गोलियां चलवाई जिनका कोई कसूर ही नहीं था। और इस तरह से लोगों के जुलूस को यानी कि जो व्यक्तियों को कोई भी मतलब इकट्ठा होने का कोई अधिकार नहीं था। और इस तरह से जो निहत्थे जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग मारे गए। और इस हमारे जो स्वतंत्रता जो इस आंदोलन में तो बहुत सारे इतने जो युवक हमारे देश के युवकों ने अपनी जान गंवाई कि कुछ जो भारतीय थे जिनका नाम तो आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, लेकिन न जाने इतने जो युवक और भी थे जिनका नाम हम जानते भी नहीं है। हम नहीं जानते कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ उसमें कितनी महिलाएं, कितने युवक, कितने बच्चे उस कुएं में जो आज भी इतिहास का जो साक्षी है, और उसमें कितने जो युवक, युवतियां और महिलाएं और पुरुष मरे। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने जो क्रांति दबाने के लिए भारतीयों का शोषण किया और क्रांति को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। और
इस तरह से हमारी जो आज़ादी थी, हमें कि हमने जिन जिन समस्याओं से गुजर कर हमारी आज़ादी हमें प्राप्त हुई, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बहुत लंबे संघर्ष से हमें गुजरना पड़ा। और ये जो संघर्ष है ये हमें तो नहीं देखा, लेकिन जो इतिहास में जो वर्णित है, जो किताबें बताती हैं, तो ये एक बहुत ही मार्मिक स्थिति थी। आज हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन आज ये ऐसा ही महसूस हो गया कि ये केवल एक सत्ता का हस्तांतरण था, यानी कि अंग्रेजी सरकार से सत्ता लेकर हमारे भारत के जो लोगों को सत्ता मिल जाना। तो इस प्रकार जो इतने जो अधिकार जो हर एक जो युवक को, व्यक्तियों को, महिलाओं को बहुत सारे जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए थे, वो आज भी शायद इतने नहीं मिल रहे हैं और आज भी इस तरह लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन जो पहले की जो का जो वातावरण था उससे थोड़ा सा चेंज है। और हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह हम सभी जानते हैं कि छोटा बच्चा भी बंदिश में नहीं रहना चाहता। तो और हमारा जो देश था वो तो अंग्रेजों की गुलामी से झगड़ा हुआ था। और इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा जो बहुत सारे जो आंदोलन चला गए और इस प्रकार हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। तो हमें अपने जो देश के स्वतंत्रता दिवस जब भी आता है तो हमें ऐसे क्रांतिकारियों, ऐसे युवाओं, ऐसे जो महिलाओं या जिस भी वर्ग के जिस भी व्यक्ति का जो योगदान है उसको भुलाना नहीं चाहिए और हमें उन्हें शत शत प्रणाम करना चाहिए। और देश के विकास में किन्हीं भी सदस्यों ने जो भी पार्ट लिया, यानी कि किसी भी, तो हमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे हमारे देश के जो क्रांतिकारियों को, ऐसे युवाओं को हमें बुलाना नहीं चाहिए। तो मेरा जो कहने का अर्थ यही है कि जो हमारा जो 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है जो आज हम मनाने जा रहे हैं उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और ऐसा जो स्वतंत्रता दिवस है हम एक नए जोश के साथ मनाएं और ऐसे माहौल में मनाएं कि हमारे जो पुरानी जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाए और हम विकास की तरफ जो अपने कदमों को बढ़ाते रहें। और ऐसा आज हमें जब 2020 में, तो आज कोरोना काल के कारण जो बहुत सारे जो हमारी जो संस्थाएं हैं, हम टीचिंग लाइन की जो स्कूल वगैरह तो आज बंद पड़े हैं। ऐसा हमारे जो इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक हमारे जो स्कूल है वो बंद है, कॉलेज भी बंद है, बच्चे घर के अंदर कैद हैं। और बच्चे घर के अंदर कैद है तो इसका अर्थ यही है कि बच्चे घर के अंदर भी एक दूसरे से, मतलब आज जो मोबाइल के जो टच में है और मोबाइल बच्चों का जो अपना जो विचार है, यानी कि संकीर्ण विचारधारा के क्षेत्र में आ गए हैं। तो आज कोरोना काल के से हम लड़ रहे हैं, तो कोरोना काल के से जब हम ऊपर जाए तो हमारे जल्द ही हमारे स्कूल को खोला जाए और हमारे जो बच्चों पर पड़ने वाला जो मोबाइल का जो इफेक्ट है तो वो बच्चों में कम हो सके। और जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो जैसे समझदार जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए ये साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि उन बच्चों में ये सही जो मार्गदर्शन नहीं कर रहा। तो क्योंकि जो जैसे हम जो गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा लेते हैं वो जो शिक्षा बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं ले सकता, तो जल्दी से जल्दी हमारे स्कूलों को खोला जाए तो हमारा जो यही लक्ष्य है और स्वतंत्रता दिवस अच्छी तरह से मनाया जाए और एक नई भावना के साथ, एक नए जोश के साथ। थैंक यू।